को प्रारंभ करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। छंद से है, आसान प्रश्न है पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? कुंडलिया, दोहा, चौपाई, रोला। कामना जी नमस्कार। देखो बेटा, मैं आपको, दीपक शुक्ला जी को नमस्कार। मैंने आप लोगों को, स्वाति जी नमस्कार भैया। तो मैंने आप लोगों को, बिहारी जी नमस्कार, निशा मिश्रा जी नमस्कार। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि क्या काट लिया है, चल, हमारे जो मात्रिक छंद होते हैं बेटा ना, हमारा जो मात्रिक छंद है, मात्रिक 1 2 3, देखो ट्रिक अच्छी लगे तो शेयर करना। मात्रिक 1 2 3, जो मात्रिक छंद हैं ये 3 होते हैं। पहले होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं सममात्रिक छंद। क्या कहते हैं बाबू? सममात्रिक छंद। दूसरे होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं अर्धसम मात्रिक छंद। और तीसरे होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, ठीक है। अब ये 3 छंद हमारे होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। देखो इसका तरीका ये है, चूंकि सममात्रिक छंद जो हैं इनकी संख्या ज्यादा है, तो हम इनको रटें, याद करें, उससे बेहतर है कि हम अर्धसम और विषम को जान लें, बाकी जो बचे वो सममात्रिक हो जाएंगे अपने आप। जैसे अर्धसममात्रिक छंद में 4 छंद आते हैं बेटा। कौन कौन से आते हैं? दोहा, सोरठा, बरवय, दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला, ये 4 हमारे अर्धसम मात्रिक आते हैं। विषम मात्रिक में 2 छंद आते हैं बेटा, छप्पय और कुंडलिया। छप्पय और कुंडलिया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमें 6 छंद याद कर लें कि भाई दोहा, सोरठा, बरवय, उल्लाला अर्धसम मात्रिक, छप्पय, कुंडलिया विषम मात्रिक। इसके बाद जो भी बचे सब हो गए हमारे सममात्रिक, ठीक है। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि चूंकि रोला और चौपाई इन दोनों में नहीं आए हैं, इसका मतलब ये हमारे जो हैं कौन से छंद हैं? सममात्रिक। कुंडलिया, अभी हमने बताया कि कुंडलिया जो है विषम मात्रिक है, ठीक है बेटा। और दोहा हमारा अर्धसम मात्रिक है। देखो अब अर्धसम मात्रिक कौन होते हैं और विषम मात्रिक? विषम मात्रिक का मतलब है 2 छंदों से मिलकर बनने वाले छंद ना। 2 छंदों से मिलकर, 2 छंदों से मिलकर बनने वाले छंद, इनको हम बेटा विषम मात्रिक छंद कहते हैं, जो अलग अलग छंदों से मिलकर बनते हैं। और अर्धसम मात्रिक कहते हैं जिनके पहले और तीसरे चरण में एक समान मात्रा, पहले और तीसरे चरण में एक समान मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में एक समान मात्रा, इसको हम कहते हैं बेटा अर्धसममात्रिक। और सममात्रिक कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में ना, जिसके प्रत्येक चरण में एक समान मात्रा हो, जिसके प्रत्येक चरण में एक समान मात्रा हो, उसको सममात्रिक छंद कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा सबका? हाँ बिल्कुल, स्वाति जी लाइव हैं भैया, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सबको। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। जिन वस्तुओं को देखकर ना देखकर अस्थाई भाव उत्पन्न होने लगता है उसे क्या कहते हैं ना? जिन वस्तुओं को देखकर, मैं एक बार थोड़ा सा
कोई बात नहीं, मैं एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेता हूं। वैसे क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि जिन वस्तुओं को देखकर अस्थाई भाव उत्पन्न होने लगता है उसे क्या कहते हैं? आलम, उद्दीपन विभाव, अलंकार, संचारी भाव, रस। देखो ये तो बहुत आसान बना दिया इन्होंने। नमस्कार सुंदरम जी, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, रेखा जी ए का उत्तर दे रहे हैं, कामना जी उद्दीपन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा। देखो होता क्या है कि अस्थाई भाव मतलब रस। तो अब ये रस कहा, इसका मतलब है नहीं। अच्छा, आप जानते हैं कि संचारी भाव जो होता है, संचारी भाव तो होता है जो जल्दी जल्दी आता जाता है, संचलन करने वाला, जल्दी जल्दी आता जाता है। उद्दीपन विभाव जो होता है ये अस्थाई भाव का द्योतक होता है। देखो विभाव, विभाव, विभाव का मतलब जो होता है बेटा कि जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि रस का कारण। अब आप ऐसे समझो नई तरह से, विभाव का मतलब होता है कि रस का कारण। तो देखो रस के कारण दो होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रस के कारण दो होते हैं। कौन कौन? एक तो होते हैं नायक और नायिका। बिना इनके रस तो होगा नहीं, क्योंकि बिना इनके कहानी, या विभाव का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि रस का कारण एक, या कह सकते हैं जिनके सहारे कहानी आगे बढ़ती है ना। ये भी आप समझने के लिए कह सकते हैं बेटा कि विभाव का मतलब है कि एक तो हमारा रस का कारण, दूसरा है ना कि या जिनके सहारे कहानी आगे बढ़ती उन्हें विभाव कहते हैं। अब एक तो कहानी बढ़ती है नायक नायिका के आगे सहारे, तो इन्हें हम कहते हैं आलंबन विभाव, क्योंकि ये मेंस, आलंबन का मतलब सहारा होता है बेटा। तो कहानी आगे बढ़ाने का मुख्य सहारा है नायक नायिका। लेकिन नायक नायिका केवल आने से काम नहीं बनेगा, उनके मन में प्रेम भी होना चाहिए। अरे भाई, नायक नायिका एक दूसरे के सामने आके मुंह फुलाए बैठे रहे तो इससे कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए उद्दीपन की जरूरत होती है। प्राकृतिक परिस्थितियां ना, प्राकृतिक परिस्थितियां। देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, प्राकृतिक परिस्थितियां बहुत मायने रखती हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था, बहुत सुंदर समझाया था कि एक बार मैं दिल्ली गया। दिल्ली में एक है स्थान पुराना किला, जिसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। तो वो किला जो है, पुराना किला जो है बेटा, मैं वहां गया है तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारे कपल ही कपल भरे पड़े थे। कोई पेड़ के नीचे, कोई झाड़ी के पीछे, कोई पुल के नीचे, कोई किनारे, कोई आगे, कोई पीछे, एक पे एक लोटे पड़े ना। तो ये जो है मुझे देख करके जो है ये लगा कि यार उस दिन मैंने महसूस किया कि वास्तव में उद्दीपन का कितना बड़ा प्रभाव होता है। अगर वहां पड़ोसी भी साथ हो तो आदमी कुछ नहीं करे तो हाथ छू लेगा। देखो मैं बहुत खुल के बात करता हूं, मेरी बात का यकीन करना ना, कि वहां जाने पर अगर पड़ोसी भी साथ हो ना, आदमी कुछ नहीं करेगा तो कहेगा चलो हाथ ही छू लो, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का प्रभाव है। तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक तो नायक नायिका का आना जरूरी है, जिन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा, उनके मन में प्रेम होना बहुत जरूरी है, जिसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। और इसमें जो है उद्दीपन विभाव ही धीरे धीरे अस्थाई भाव की ओर बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि मैंने आपसे बार बार बताया कि केवल नायक नायिका आ जाएं इससे कुछ नहीं होने वाला, उनके मन में प्रेम होना। नहीं, आप हंस रहे हो, मैं सही बात कर रहा हूं। कभी जा करके देखना यार, दुनिया के अच्छी जगहों में से एक वो भी है। अरे यार मत काटो यार, नालायक पता नहीं कहां से एक आ गया। तो जाकर के देखना, जो दिल्ली के आसपास वाले हैं, कभी जाकर के देखना। मैंने तो देखा है भाई ना, मैंने तो देखा है। बल्कि मैं जिस दिन गया तो गार्ड पे जो है
हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूं, मैं जब मैं गया तो गार्ड साहब ने गेट पे कहा कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो उन्होंने कहा कि वहां जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, आज चिड़ियाघर बंद है। अरे मैं अंदर गया, मैंने कहा इससे बड़ा चिड़ियाघर दुनिया में कोई नहीं देखा है। अरे भाई शेर बाघ चीता बिल्ली तो कहीं देख लो, पर ये वाले चिड़ियाघर यहीं देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल सिया जी, कभी जाओ देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि दुनिया का एक रूप ये भी है। चलो तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर ना, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अनुप्रास। जल्दी बताना ना, मैं सच कह रहा हूं। बिल्कुल भाई, आप जान रहे हैं भाई। हाँ सही कह रहे हैं बिहारी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि धीरे धीरे वो भी कन्वर्ट होता जा रहा है। यद्यपि पहले इतना ज्यादा नहीं था, जब हम लोग थे तो इस तरह की परिस्थितियां बहुत ज्यादा नहीं थी। चोरी छुपे लोग इधर उधर एक आध बार दिख जाते थे, पर जो है आज वास्तव में हर जगह ये आधुनिकता बढ़ रही है। और क्या, तो भाई वही तो आदमी इसी में तो परेशान हो रहा है, सुसाइड कर रहा है, जहर खा ले रहा है, तमाम तरह की चीजें कर रहा है। यूं ही थोड़ी गालिब ने कहा कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। आप लोग सब समझदार हैं। चल बिल्कुल बच्चे हमारे एकदम सही। देखो उत्प्रेक्षा कब होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए ना, जब उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जब उपमेय और उपमान की किसी गुण के आधार पर तुलना हो तब रूपक होता है। अनुप्रास की तो बात ही अलग है, अनुप्रास से कोई मतलब नहीं। पर जब उपमेय में उपमान का आरोप हो, मतलब आरोप का मतलब है उपमेय बराबर उपमान, तो इसको हम कहते हैं बेटा रूपक अलंकार। मैंने कई बार आपको समझाया है। लाठी चार्ज हो गया कहां? अगला है बेटा, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? चलो आप जरा सा वो करो। चलो मैं जरा सा अच्छा 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 अच्छा, बीपीएससी ऑफिस में। हाँ भैया, क्या कहा जाए। तुलसीदास जी ने जो है बहुत अच्छा कहा है बेटा, समरथ को नहीं दोष गोसाई। चलो मैं भी अपना जो है बेल्ट लगा लिया। अब चलो जगन्नाथ शब्द में देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, याद होगा क्या, कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी शब्द का अगर ना, पहली बात तो एक चीज समझो, यहां कुछ करना ही नहीं है, यहां कुछ करना ही नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको द्वित्व कहते हैं ना। एक बहुत अच्छा नियम बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें, शिवानी जी नमस्कार, अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल भैया, तो मैंने आपसे कहा बेटा कि इनको द्वित्व कहते हैं। द्वित्व का मतलब है कि जहां एक ही वर्ण आधा हो और वही वर्ण पूरा हो, और जब भी द्वित्व आता है तो वहां हमेशा क्या होता है बेटा? व्यंजन संधि होती है। इसे कोई रोकने से भी नहीं रुकेगा ना, ये किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगा। जहां द्वित्व होता है वहां व्यंजन संधि होती है। क्लियर है? अब याद रखना, अगर किसी शब्द का
दूसरा, मैं ऐसे लिख दूं, या तीसरा वर्ण द्वित्व हो, और द्वित्व में भी क्या आधा न पूरा न हो, तो ये जो आधा न है इसके स्थान पर आधा त लिख दें, बस काम बन जाएगा। अगर किसी में द्वित्व हो और द्वित्व में भी न हो, आधा न पूरा न, तो जो आधा न है उसे हटाकर उसकी जगह त लिख दें, आधा काम बन जाएगा। जैसे जग और आधा न की जगह आधा त, जगत धन बाकी पीछे का ज्यों का त्यों, तो जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। हाँ, जगत धननाथ। अगला है बेटा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है लवंग, साखी, दिसावर, चकवा। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा शब्द तत्सम है, जल्दी बताना, जल्दी जल्दी शेयर करना। और जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मामला था। चलो, बिल्कुल सही कहा आपने इक्वरा जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, लवंग ना, लवंग जो है ये तत्सम है, एकदम सही। अनिल यादव जी नमस्कार भैया। लवंग तत्सम है, इसका तद्भव होता है बेटा लौंग, लौंग ना। बाकी साक्षी साखी है, इसका तत्सम होता है साक्षी। दिसावर पता नहीं चकवा, इसका होता है चक्रवाक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है मदन, नरेंद्र, पार्थ, पुरंदर ना। मदन, देखो मदन तो होता है कामदेव का, मदन माने कामदेव ना। पार्थ, पार्थ है अर्जुन का पर्यायवाची। पुरंदर ये इंद्र का है बेटा ना। मैंने आपको बताया भी था, एक बार एक क्वेश्चन कराया था, मधवा, शक्र, पुरंदर और मेघवाहन। मधवा, शक्र, पुरंदर, मेघवाहन, ये सारे जो है ना इंद्र के पर्यायवाची हैं। नरेंद्र का मतलब होता है बेटा राजा, नरों का इंद्र अर्थात राजा ना। नरेंद्र का मतलब होता है राजा। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन है बाबू। अवर का विलोम शब्द है, अवर। देखो आप लोग जानते होंगे कि आयोग में दो वैकेंसी आती है, एक आती है अवर की ना, और एक आती है प्रवर की। अवर और प्रवर दो वैकेंसी आती है, याद है ना, याद है, अवर और प्रवर। अवर का जो है जिसको हम कहते हैं यूडीए और एलडीए, यूडीए और एलडीए ना, अपर डिविजनल अकाउंटेंट और लोअर डिविजनल अकाउंटेंट, ये जो होता है बेटा, ये दोनों जो है आयोग के पद होते हैं, जो आयोग में लिपिक कार्य करते हैं, उनका जो है हां बिल्कुल, तो जो आयोग में लिपिक कार्य करते हैं बेटा, वो जो है उनको उनकी आती है। हां सही कहा आपने, अवर जो होता है बेटा, देखो ये उल्टा हो गया था बाबू।
अवर का मतलब होता है कनिष्ठ, सही कहा, एलडीए कहते हैं इसको, हाँ यार सही कहा, लोअर की जो वैकेंसी आती है उसको उस पर अवर लिखा रहता है, एलडीए। और प्रवर का मतलब होता है यूडीए, बिल्कुल सही कहा आपने बिहारी जी। तो एलडीए जो होता है ये अवर, अवर का मतलब कनिष्ठ से होता है, अवर का मतलब कनिष्ठ, और प्रवर का मतलब होता है ज्येष्ठ या बड़ा ना, ये इस तरह से होता है ज्येष्ठ। तो ये जो है यूडीए एलडीए, ठीक है। चलो तो अवर का प्रवर। अगला क्वेश्चन है बेटा, किसके लिए प्रामाणिक कथा प्रचलित है ना, इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है, वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है, यह प्रामाणिक कथा प्रचलित है, किसमें त्रुटि है, इसके लिए कथा एक प्रामाणिक प्रचलित है, जल्दी बताना बेटा। हाँ एग्जाम का, हाँ अच्छा सिया जी प्रामाणिक कह रही हैं, सब लोग सी का उत्तर बिल्कुल सही कहा आपने। एक प्रामाणिक नहीं होता है बेटा, प्रामाणिक होता है, क्या होता है बाबू, प्रामाणिक होता है, ठीक है। तो ये सी इज द राइट आंसर, प्रामाणिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, चंद्रमुखी में कौन सा समास है, चंद्रमुखी में कौन, ये तो भाई बच्चियां ही बताएं, क्योंकि ये तो आप ही के लिए होते हैं, हमारे लिए तो है नहीं भाई, चंद्रमुखी ही होता, चंद्रमुखा तो होता नहीं। तो भैया आप ही बताओ कि चंद्रमुखी में कौन सा समास है। अब बेहिभाव कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष, जल्दी बताओ। शिल्पा जी का उत्तर आया है कर्मधारय, चंद्रमुखी ना। देखो पहले तो मैंने आपसे सीधे सीधे कहा था इनके घर में भेद फोड़ डाल दो, तभी आपका काम बनेगा। चंद्र धन मुखी, मुखी सब बना है मुख से, और चंद्र का मतलब चंद्रमा, तो बिल्कुल सही। अब आपका क्लियर हो गया क्या कि मुख की विशेषता है कि वो चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो यहां चंद्रमुखी जो शब्द है बेटा, इस चंद्रमुखी शब्द में कर्मधारय समास है। क्यों, क्योंकि मुख हो जाएगा यहां विशेष्य और चंद्रमा हो जाएगा विशेषण, और इस तरह से विशेष्य विशेषण संबंध के आधार पर यहां जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, बहुत पूछा जाता है बेटा, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसको क्या कहते हैं, सव्यसाची, वामपंथी, वज्रवाणी, वीणापाणी, वीणावाणी। देखो बाएं हाथ से सधा हुआ मतलब समझ रहे हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, कुछ राइट हैंडर, मतलब कुछ लोग बाएं हाथ से काम करते हैं, कुछ दाएं हाथ से काम करते हैं। तो यहां जो बाएं हाथ से सधा हुआ है मतलब जो लेफ्ट हैंडर है, जो लेफ्ट हैंडर है उसको क्या कहते हैं, वामपंथी, वज्रपाणी, सव्यसाची। जल्दी बताना बेटा। नहीं, पहली बात तो ये ज्यादातर बच्चे इतना सरल क्वेश्चन, यार मुझे तो नहीं लगा कभी गलत कर दोगे आप, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे एक बार भी ये नहीं लगा था कि आप इसको गलत कर दोगे। मैं उसका रीजन बता रहा हूं कि आप लोग जो है बेटा गलत नहीं कर सकते। वामपंथी ये कोई यार बाएं हाथ वाला थोड़ी है, वामपंथी तो एक विचारधारा है। अरे भैया लोग कहते नहीं वो वामपंथी हैं, जिसको हम मार्क्सवादी भी कहते हैं, वामपंथी या मार्क्सवादी ये एक विचारधारा है बेटा, ये कोई बाएं हाथ से काम करने वाला। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ तो लिपटी है तो आप बता दो, इसको कहते हैं बेटा सव्यसाची। नोट कर लो, गलत किया है तो नोट कर लो। बाएं हाथ से काम सधा हुआ मतलब जो लेफ्ट हैंडर है, जो बाएं हाथ से काम करता है, उसे सव्यसाची कहते हैं। वाह रीना जी वाह, चलो बहुत बढ़िया। यहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यहां प्रदर्शित यहां प्रदर्शित
वस्तुओं को छूना, यहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक? जल्दी बताना बेटा, जल्दी बताना। बिल्कुल, देखो मैंने आपको बार बार बताया है बेटा, ना, न, नहीं, मना, इनकार, ये कहीं भी आ जाए तो वहां निषेधवाचक वाक्य होता है, जिसको आप अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ना, न, नहीं, मना, इनकार।